हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लेकर आया हूं मैं बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मॉडल सैम्पल पेपर 2023 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर है विद फुल सॉल्यूशन एंड फुल एक्सप्लेनेशन। लास्ट तक बने रहेगा। आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो कि इस फरवरी मंथ में इकोनॉमिक्स का पेपर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस किस तरीके से पूछा जाना है कंप्लीट, क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर है बिहार बोर्ड का। ठीक है ना। आप सामने देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इसी तरह का, इसी पैटर्न रहेगा, इसी वे में हर एक वर्ड सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे एग्जाम में आता है। ठीक है। आपके इस क्वेश्चन पेपर में टोटल मिला के 138 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 138। लेकिन जो सॉल्व करना है वो इसका 50% सॉल्व करना है। देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना। क्या दिखाया गया है? कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या ये है 100। ठीक है। क्या ये 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका एमसीक्यूज है, जिसमें से आपको ओनली 50 अटेम्प्ट करना है। 30 होंगे शॉर्ट, जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करना है। 4 होंगे लॉन्ग, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ओनली 50% अटेम्प्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ बिहार बोर्ड में मार्क्स लाना बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस 50% चॉइसेस है। अब चलिए, सबसे पहले क्योंकि 3 सेक्शन में बटा हुआ है, एमसीक्यूज, शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो हम सबसे पहले एमसीक्यूज वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिए, आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चन जो आपको 100% आते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन से देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन करें तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये सेक्शन ए यहाँ से है, लिखा हुआ 1 से लेकर 100 तक। प्रत्येक के 4 विकल्प है, उसमें से आपको एक सही करना है। आपको ओमर शीट मिलेगा। आपको ओमर शीट मिला है, उस ओमर शीट में इसको जो आंसर आएगा उसमें सर्किल करना है, गोला करना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान में रखिएगा, 100 है, 100 में से 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको 100 के आंसर बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या किस तथ्य की समस्या है? ऑप्शन है चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, आगम की। आपका आंसर होगा राइट आंसर चुनाव की। ओके, नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, अब इंग्लिश में भी दे रखा है, दैट मीन्स चॉइस। विच फैक्टर इनकम प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू? द आंसर इज चॉइस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकाधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना या अधिकतम लोक कल्याण। दैट मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट एंड मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। हमेशा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो होता है ना, वो होता है मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 3, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? राजतंत्र, मिश्रित, समाजवादी, पूंजीवादी। ऑप्शन है मोनार्की, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। और आपका आंसर होगा हमेशा कीमत तंत्र के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट मीन्स पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत उपयोगिता का फार्मूला क्या होगा इसमें? सीमांत उपयोगिता का फार्मूला डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। भैया सीमांत उपयोगिता पूछा गया तो ये वाला तो होगा नहीं, ये दोनों ऑटोमेटिक गलत है। और आंसर होगा ए, टी यू डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। क्वेश्चन नंबर 5, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? एक और नाम है, क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन नियम, उपयोगिता स्थिर नियम। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विमाइजल यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट। द राइट आंसर इज सी, प्रतिस्थापन का नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पूंजी खाते में कौन सा नहीं आता है? एक सरकारी सौदे, एक पक्षीय अंतरण, प्रत्यक्ष निवेश, निजी सौदे। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन कैपिटल अकाउंट? ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट ट्रांजैक्शन। पूंजी खाते में कौन सा नहीं आता है? पूंजी खाते में जो नहीं आता है ये चीज़ है एक पक्षीय अंतरण, दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्तें? आपको उपभोक्ता संतुलन की शर्त के बारे में बताना है।
दैट मीन्स उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना, ये भी दोनों सही है, यानी कि जब दोनों सही है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए और बी दोनों, डी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र के ऋणात्मक ढलन के कारण क्या है? तो मांग वक्र के ऋणात्मक ढलात्मक की जो कारण दिया गया है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपरोक्त सभी, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, तीनों का ऑप्शन सही है, दैट मीन ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9, विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य है? पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, विनियोग के लिए संसाधनों को एकत्रित करना, इनमें से सभी, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, सामूहिक पूर्ति को व्यक्त किया जाता है किसके थ्रू? राष्ट्रीय आय, उपभोग एवं बचत के जोड़ के रूप में, ए और बी दोनों। देखिए सामूहिक पूर्ति का मतलब क्या होता है? ए एस, और ए एस इक्वल टू होता है वाई इक्वल टू सी प्लस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है क्योंकि वाई जो होता है आय को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो राइट ऑप्शन है दोनों में, कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, साधन सीमित रहते हैं, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता है, आवश्यकता में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है कौन सा सही नहीं है? सही जो नहीं है वो है मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती है, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती है, बिल्कुल सही है। तो सही कथन जो है इसमें वो है साधन सीमित होते, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द स्टेट ऑफ, क्या कहा जाता है? न्यून मांग की दशा, दैट मीन्स डिफिसिट डिमांड, अधिक मांग की दशा, दैट मीन्स सरप्लस डिमांड, आंशिक मांग की दशा, पार्शियल डिमांड, स्थिर मांग की दशा, दैट मीन्स कांस्टेंट डिमांड। तो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 12 का, वो होगा ए, दैट मीन्स न्यून मांग की दशा, डिफिसिट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा है? हु सेज इकोनॉमिक्स इज द स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ, दैट मीन्स द ऑप्शंस आर एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन एंड सैमुअल्सन। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ये कहने वाले थे प्रोफेसर एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। ऑर्डिनल दो तरह का थ्योरी है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब जिसको गिन सकते गणनावाचक, ऑर्डिनल मतलब जिसको गिन नहीं सकते क्रमवाचक, दैट मीन्स क्रमवाचक सिद्धांत देने वाले थे सी, हिग्स एवं एलन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आवश्यक अंतराल कुल न्यून मांग की माप है, स्फीतिक अंतराल अतिरिक्त मांग की माप है, ए और बी दोनों, दैट मीन्स ऑप्शन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डिफ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ डिफिसिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड, दोनों ही सही है, दैट मीन्स राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, किस ओर? इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ पेट्रोल द डिमांड कर बिल ऑफ कार शिफ्ट टू, दाई तरफ राइटवर्ड ऊपर की ओर, अपवर्ड बाई तरफ, लेफ्टवर्ड नीचे की ओर। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से हमेशा ध्यान रखना मांग वक्र जो है खिसकता है कहाँ? बाई तरफ, ठीक है। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर सब्स्टिट्यूशन है ये मांग वक्र, पेट्रोल कीमत बढ़ रहा है तो कार की मांग में क्या होगी? कमी होगी, यानी कि बाई तरफ खिसकेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कीन्स का गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध स्थापित करता है? कीन्सियन मल्टीप्लाई स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द बीच ऑफ द फॉलोइंग, निवेश और आय, आय और उपभोग, बचत और निवेश, लाभ और हानि। हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुणक जो है निवेश और आय के बीच के संबंध को बताता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाया जाता है, किसके थ्रू? कीमत रेखा से, तटस्थ वक्र से, तटस्थ चित्र से, मांग वक्र से। तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात कैसे दर्शाया जाता है? तटस्थ वक्र के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मांग वक्र का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है
जो कि निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। ये कथन किसने दिया? हु सेज डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ अ थिंग विच अ पर्सन इज विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेनहम सेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, रोजगार गुणक के जन्मदाता कौन है? रोजगार गुणक के जन्मदाता है काहन। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंप्लीट क्वेश्चन है, ज़्यादा लाइन लंबा लंबा है, आप भी बोर हो जाएंगे। देन मैं जल्दी जल्दी आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, आप पढ़ती हुई चलिए। रोजगार गुणक का जन्मदाता कौन है? काहन। क्वेश्चन नंबर 21, ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? हु हैज प्रोपाउंडेड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट? द राइट आंसर इज सी, प्रोफेसर J.M. केन्स। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है। द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंस इन? मंदी में, मुद्रास्फीति में, तेजी में, इनमें से सभी। तो ध्यान में रखिएगा, रोजगार उत्पादन का स्तर गिरता है केवल मंदी में, एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में 1969 में कितने अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? हाउ मेनी शेड्यूल्ड बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1969 इन इंडिया? द राइट आंसर इज 14, 14 बैंकों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जाता है? तो मांग की लोच का माप मतलब विद विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट मेजर्ड? किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? द राइट आंसर इज उत्पाद विधि। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय कैलकुलेट किया जाता है, मांग की लोच नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? ग्राहक सेवा सुधार के लिए। विच कमेटी हैज कॉन्स्टिट्यूट फॉर सजेस्टिंग कंज्यूमर सर्विस इंप्रूवमेंट इन बैंक्स? द राइट आंसर इज राजा चलैया समिति, गायपोरिया समिति, वर्मा समिति, चक्रवर्ती समिति। द राइट आंसर इज गायपोरिया समिति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, मांग में विस्तार का कारण क्या है? द्विही वस्तु की कीमत का ऊंचा हो जाना, द्विही वस्तु की कीमत का गिर जाना, स्थापन वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, पूरक वस्तु की मांग का गिर जाना। राइट आंसर इज बी, दी हुई वस्तु की कीमत के गिर जाने से मांग का विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? विच इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिससे क्वांटिटी को, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किस विधि से नहीं होता है? दैट मीन्स बैंक दर, बैंक रेट इसको बोलते हैं, नैतिक दबाव, मोरल सृजन, खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन कैश। दैट राइट आंसर इज नैतिक दबाव, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? तो ध्यान में रखिएगा, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो धीरे धीरे वो गिफिन वस्तुओं की मांग को घटाता चला जाता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ध्यान में रखना, इस चीज़ को बिल्कुल रट के रखिएगा। कीन्सियन थ्योरी एसोसिएटेड विद ऑलवेज द प्रभावपूर्ण मांग से, यानी कि इफेक्टिव डिमांड। ठीक, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 30, स्पष्ट लागतों में सम्मिलित होता है क्या? कच्चे माल का व्यय, श्रमिकों की मजदूरी, बीमा व्यय, उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी। अस्पष्ट लागत वो लागत होता है जिसको एक उत्पादक लागत के अंतर्गत नहीं लिखता है, दैट मीन्स उत्पादक की स्वयं की पूंजी का लागत। ठीक है, मौद्रिक लागत का घटक कौन नहीं है? मौद्रिक लागत का घटक कौन सा नहीं है? स्पष्ट लागत, सामान्य लाभ, वास्तविक लागत, अस्पष्ट लागत। देखिए, स्पष्ट, अस्पष्ट और सामान्य तीनों ही मौद्रिक लागत के घटक है। दैट मीन्स राइट आंसर होगा वास्तविक लागत, दैट मीन्स रियल कॉस्ट। फर्म को लाभ कब मिलता है? जब AR इज ग्रेटर देन AC, AC इज ग्रेटर देन AR इक्वल टू AC एंड AR इज स्मॉलर देन MR। देखिए, फर्म को लाभ तब मिलता है जब फर्म का औसत, दैट मीन्स एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है किसके अनुसार? हु सेज वेज कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू होम? द राइट आंसर इज पिगू, कीन्स, मार्शल एंड रिकार्डो। दैट मीन्स योर आंसर विल बी ऑलवेज कीन्स। J.M. कीन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई?
GM famous book The General Theory was published in which year? 1926, 1936, 1946, 1956. The right answer is 1936. क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय बैंक की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करता है? यानी कि बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाना है, ठीक है ना, मतलब लोगों को आसानी से ऋण मिल जाए उसके लिए क्या किया जाना पड़ेगा? रेपो रेट बढ़ाएगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर, सरकारी प्रतिभूतियों खरीदकर, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर। ध्यान में रखिएगा, ऋण की उपलब्धता बढ़ाना है तो सरकार प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेगी। ऐसे में सरकारी बैंकों के पास या व्यावसायिक बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में मनी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक के ऋण देने की सुविधा का संगठक नहीं है? मतलब कौन सा ऋण के अंतर्गत नहीं आता है? सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी, साख का निर्माण। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है कब? ऑप्शन है, बैंकों में नई जमा राशि शून्य होने की दशा में, आरक्षित अनुपात शून्य हो जाती है, धन गुणांक शून्य हो जाता है, कुल भंडार प्रारंभिक जमा के बराबर हो जाता है। द राइट आंसर इज, अगर बैंकों में जमा राशि शून्य हो जाता है तो ऐसे में ऋण निर्माण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? ये तो बेटा आपके दिमाग में बैठा के रखो, रट के रखो। मांग की लोच 5 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु का मांग की लोच कैसी होगी? ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच हमेशा, ध्यान में रखिएगा, शून्य होगी। ऑप्शन नंबर ए, विल बी ऑलवेज 0। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय किससे है? किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने से, आनंद, खुशी, लाभदायकता। तो उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति का होना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, उच्च तटस्थता वक्र संतुष्टि का कौन सा स्तर दर्शाता है? शून्य, उच्च, निम्न, समाधान में रखिएगा। तटस्थता वक्र जितना ऊंचा होगा संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाई। 42, अति परवलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? अति परवलयाकार जिसमें बहुत अधिक कर्व बन जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम जो है क्या बोलते हैं? पूर्ण लोचदार मांग बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, पूर्ण लोचदार, अति परवलयाकार मांग। क्वेश्चन नंबर 43, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार उत्पाद के प्रथम चरण में क्या होता है? प्रथम चरण का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर उत्पादन का स्तर बढ़ता है, दैट मीन सीमांत और औसत दोनों ही बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में सही कौन सा है? टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, टीसी इक्वल टू टीवीसी माइनस टीएफसी, टीएफसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीसी एंड टीसी इक्वल टू टीवीसी मल्टीप्लाई टीएफसी। तो राइट आंसर होगा वो होगा कुल लागत से कुल स्थिर लागत को माइनस करने से कुल परिवर्तनशील लागत की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 45, मांग का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? जहाँ एमआर और एमसी इक्वल होगा, फर्स्ट, एमसी और एमआर को नीचे से काटे, सेकंड। जब दोनों ही सही होगा तभी अधिकतम लाभ की शर्तें पूरी होती है, दैट मीन्स ऑप्शन इज सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता? किस ऐसे कौन सा बाजार है जहां पर कभी भी एमआर जो होता है, एमआर क्या नहीं होता? 0 नहीं होता है, या फिर ये माइनस में नहीं होता है? तो ध्यान में रखिएगा वो केवल एक ही बाजार है, कौन सा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर और टी सी आपस में क्या हो? बराबर हो, सम विच्छेद। तब देखना एट अ पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? ध्यान रखिएगा, पूर्ति का मतलब होता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स दोनों के बीच में संबंध को बताया जाता है, वो होता है पूर्ति का नियम।
ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 49। जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, ठीक है, पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन की डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी, ठीक ना, पूर्ति में परिवर्तन कीमत की तुलना में ज़्यादा होता है, इस स्थिति को हम जो है क्या बोलेंगे, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इकाई से अधिक, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50। ई एस इक्वल टू जीरो का अर्थ है कि पूर्ति की लोच, अगर ई एस, इस ई एस का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल होता है इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था, इसी दशा में अर्थव्यवस्था पूर्णतः बेलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 51। अधिकारी बाजार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, एकाधिकारी पढ़ दिया, सॉरी, एकाधिकारी बाजार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। एक विक्रेता और अधिक विक्रेता, ये तो एकाधिकारी में होता ही है कि विक्रेता एक ही होता है, तो ये तो सही है। एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक होता है, ये भी सही है। फर्म में प्रवेश और निष्कासन की स्वतंत्रता, भाई एकाधिकार का मतलब एक ही विक्रेता, कोई दूसरा आया तो एक नहीं रहेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ठीक है ना, हमारा राइट आंसर होगा सी, फर्मों के प्रदेश व निष्कासन की स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय आय की गणना में किसे सम्मिलित किया जाता है। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तुएं, हस्तांतरण भुगतान, नई अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में हमेशा जो शामिल किया जाता है नई अंतिम वस्तु और सेवाओं को, देखने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नई अंतिम उपभोग वस्तुएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। जीएनपी अविस्फीतक क्या है। दैट मीन्स व्हाट इज जीएनपी डिफिलेटर, फार्मूला बताना इसमें से। दैट इज जीएनपी का फार्मूला क्या होगा, जीएनपी अविस्फीतक इक्वल टू नगद जीएनपी डिवाइडेड बाई वास्तविक जीएनपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो राइट आंसर होगा ए, यही राइट आंसर है फर्स्ट वाला, ठीक है, ये जीएनपी डिफिलेटर का राइट फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा का कार्य नहीं, ध्यान में रखिएगा, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। दैट मीन्स विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल्य संचय, लेखा की इकाई। ध्यान में रखिएगा, मुद्रा का जो कार्य है, ठीक है, वो कीमत स्थिरता का नहीं होता है, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, ये काम सरकार का होता है, मुद्रा का नहीं होता है। 55। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। गौण कार्य मतलब सेकेंडरी वर्क फंक्शन कौन कौन सा है। विनिमय का माध्यम प्राथमिक कार्य है, मूल्य का संचय, साख का आधार, मूल्य का माप। इसमें से अगर हम गौण कार्य की बात करें तो गौण कार्य में आता है मूल्य का संचय, ठीक है, बी, राइट, ऑप्शन नंबर बी। 56। भारत में बैंकिंग सुधार के लिए क्या कौन सा जुड़ा हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र की सुधार, ठीक है ना, विच इज एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग सुधार से 1991 भी जुड़ा हुआ है और उसी टाइम नरसिम्हा कमेटी का इसकी दोनों सही है। दैट मीन्स राइट आंसर होगा आपका कौन सा, डी, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक साख का निर्माण नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। केंद्रीय बैंक के कार्यों की बात करेंगे, नोट निर्गमन करने का अधिकार होता है, सरकार का बैंकर होता है, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण होता है, लेकिन साख का निर्माण कौन करता है, व्यावसायिक बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन होता है। जाहिर सी बात है, किसी भी बैंक में बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक उस देश का केंद्रीय बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसका संबंध नरसिम्हन समिति से है। नरसिम्हा समिति का काम अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, बताया था क्वेश्चन में। नरसिम्हा समिति का काम मतलब किससे रहता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू नरसिम्हा कमेटी, दैट मीन्स बैंकिंग सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 60। स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है। स्थिर पूंजी के उपभोग को, दैट मीन्स व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नोन एज। द राइट आंसर इज घिसावट, डेप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी,
डेप्रिसिएशन होता है वो। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो आपको राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, पेंशन और बेरोजगारी भत्ता क्या है? हस्तांतरित आय, सृजित आय, मिश्रित आय या अर्जित आय? तो हस्तांतरण भेजा मतलब पेंशन और बेरोजगारी, ठीक है ना, यूं ही दिया जाता है जिसके बदले में किसी प्रकार के लाभ या सर्विस नहीं लिया जाता। दैट मीन्स हस्तांतरित आय बोला जाता है इसको, ट्रांसफर्ड इनकम। निम्न में से कौन राजस्व प्राप्ति का अंग नहीं है? निम्न में से कौन राजस्व प्राप्ति का अंग नहीं है? आयकर, सीमा शुल्क, ऋणों की वसूली, सेवा कर। राजस्व प्राप्ति क्या होता है? जिससे सरकार के दायित्वों में वृद्धि नहीं होती या फिर सरकार की संपत्तियों में कमी नहीं होती। तो ऐसे में इस ऑप्शन को पूरा करने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऋणों की वसूली। ये राजस्व प्राप्ति का अंग नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को ध्यान में रखिएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। शॉर्टकट में इसको APC के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास किया था? केन्स, ग्रेगरी किंग, कुजनेट्स, गाडगिल। Who has made the first attempt of national income accounting? The right answer is Gregory King. Okay. क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित में से कौन संकुचित मुद्रा है? संकुचित मुद्रा कौन है? ठीक है, इसमें सबसे छोटी मुद्रा जो है M1 होता है, इसे संकुचित मुद्रा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बाकी सब बृहद मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 67, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है? आय को, उत्पादन को, वर्धित मूल्य को, व्यय को। उत्पादन विधि में ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज एडेड टू प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, आउटपुट, वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर। द राइट आंसर इज सी, वैल्यू एडेड को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, तरलता पास जाल में ब्याज दर का क्या मान रहता है? औसत, न्यूनतम, ऊंचा, कम। तरलता पास में हमेशा ब्याज दर मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लिक्विडिटी ट्रैप, इसका जो वैल्यू होता है हमेशा बहुत ही कम रहता है, लो। ठीक है, या फिर यूं कहें लो का मतलब जीरो हो जाता है। 69, केन्स के रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? केन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर है प्रभावपूर्ण मांग से, इफेक्टिव डिमांड पर। क्वेश्चन नंबर 70, यदि MPC इक्वल टू 0.5 है तो K कितना होगा? तो यहाँ पर आपको बताना होगा K कितना होगा। तो K की जो वैल्यू होती है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। इसका मतलब वैल्यू रखिए 1/1 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 1/0.5। दैट इज आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर डी। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 71, यदि गुणक यानी कि K इक्वल टू 4 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपको फार्मूला वही बताना है, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। दैट मीन्स आपको K दे रखा है 4, तो 4 इक्वल टू जब 1/1 माइनस MPC। अब कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.75। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था? स्थिर विनिमय दर, अधिकीलत विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है स्थिर विनिमय दर। ठीक है, जो कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली भी स्थिर विनिमय दर है, बट यहाँ पर राइट आंसर आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ही होगा। 73, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे के बदले में अगर प्रयोग किया जाता है, गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज आर कॉल्ड स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। सामान्य वस्तु में वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच में हमेशा कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है कि सामान्य वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, इनवर्स रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 75,
उत्पादन फलन निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से कौन सा है जो उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? क्योंकि उत्पादन फलन उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में संबंध बताता है। तो यहाँ पर राइट है सी, Q इक्वल टू F ब्रैकेट L कॉमा K डैश डैश डैश। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 76, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, किंतु इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन किसका है? मार्शल का, कीन्स का, लेविस का या नक्स का? तो राइट आंसर आपका जो होगा इसमें दैट इज कीन्स। कीन्स ने कहा था किसी भी अर्थव्यवस्था हमेशा मुद्रास्फीति की तुलना में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा होता है, खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 77, दीर्घकाल में पूर्ति क्या होती है? दीर्घकाल में पूर्ति हमेशा क्या होती है? लोचदार होती है। ठीक है, कौन सी होगी? लोचदार। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें से कौन सा सही है? प्रति व्यक्ति इक्वल टू वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। ए और बी दोनों। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की, प्रति व्यक्ति की, तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, आय व रोजगार सम वही निर्धारित होता है जहाँ पर आय या रोजगार का संतुलन कहाँ होता है? कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन बराबर हो। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर एडी और एएस बराबर होता है वहीं पर आय का रोजगार निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 80, पत्र मुद्रा का निम्नांकित में से कौन सा मूल्य कम होता है? पत्र मुद्रा के अंतर्गत क्या कम होता है? आंतरिक मूल्य, अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, इनमें से सभी। धन में पत्र मुद्रा की स्थिति में आंतरिक मूल्य कम होता है। क्यों? कागज़ का जो नोट होता है उस पर अगर रुपये लिखा हुआ है 100, ऐसे में इस कागज़ की वैल्यू कम होती है और उसके ऊपर अंकित मूल्य ज़्यादा होता है। ठीक है। 81, अर्थव्यवस्था में सभी साधन भुगतान का कुल योग क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं सभी साधनों को कुल योग करेंगे तो ये हमेशा राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 82, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कौन सा? कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल होता है कृषि, दैट मीन्स एग्रीकल्चर। साधन लागत दर पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय साधन लागत दर पर शुद्ध, यानी कि NNPFC। NNPFC को क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है। प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के बराबर हो, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से कम होती है, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से अधिक होती है। तो राइट आंसर इज ए, जहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, विभेद उत्पाद किस प्रकार की विशेषता है? विभेद उत्पाद का मतलब होता है वस्तुओं में विभिन्नता का होना। ये कहाँ होता है? ये एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार दोनों में होता है, जहाँ पर वस्तुओं में किसी न किसी प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, अति अल्पकाल में नाशवान वस्तुओं का पूर्ति वक्र कैसा होता है? इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व ऑफ फ्रीजिबल गुड्स इज किस तरह का होता है? एक्स अक्ष पर लंबवत होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ए और बी दोनों नाशवान वस्तुएं, मतलब जो बहुत जल्दी खराब होती है, अति अल्पकाल में उसकी पूर्ति कैसी होगी? अति अल्पकाल में हमेशा नाशवान पूर्तियों की पूर्ति वक्त एक्स अक्ष के लंबवत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, औसत स्थिर वक्र लागत। औसत स्थिर लागत वक्र क्या होता है? औसत स्थिर लागत यानी कि AFC। एक्स एक्स के समांतर सीधी रेखा होती है, वाई एक्स के समांतर सीधी रेखा होती है। गिरता है जब अधिक उत्पादन किया जाए, बढ़ता है जब अधिक उत्पादन किया जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए औसत स्थिर लागत गिरता है जब अधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 88, स्वस्वामित्व साधनों की लागत क्या कहलाती है? स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, औसत लागत, आर्थिक लागत। तो स्वस्वामित्व यानी कि किसान ने अपने खेत में खुद काम किया तो उसका मूल्य क्या होगा? अस्पष्ट लागत होगा। ऑप्शन नंबर बी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 89, सीमांत आगम परिवर्तन की दर है। सीमांत आगम किस में परिवर्तन करता है? कुल आगम में, औसत आगम में। दैट मीन्स राइट आंसर इज कुल आगम में, ए। 90, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है।
ठीक है ना। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। टिकाऊ वस्तु की पूर्ति की रोज अपेक्षता लोचदार होती है। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर होगा डी, इसमें से सभी कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 91, मांग की लोच निम्नलिखित में से क्या है? इसमें से कौन सा मांग की लोच का फार्मूला बताता है? ठीक है, दैट मीन्स द फार्मूला ऑफ ईडी इक्वल टू, दैट राइट फार्मूला इज सी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन स्टॉक नहीं है? कौन सा स्टॉक नहीं है? ठीक है ना। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो होता है जो किसी एक निश्चित समय बिंदु पर जिसको मापा जा सके। इसमें से कौन सा नहीं है? दैट इज मुद्रा का परिमाण, धन, 500 रुपये का नोट, मौद्रिक व्यय। तो इसमें से कौन सा जो है स्टॉक नहीं है? द राइट आंसर इज मौद्रिक व्यय, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होता है वो फ्लो होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहते हैं? अगर वस्तु और सेवाओं की कीमत स्तर में निरंतर गिरता चला जाता है लगातार, तो उसको क्या कहते हैं? तो लगातार निरंतर गिरने का उसको होता है डिप्रेशन, दैट मीन्स मंदी की स्थिति बोलते हैं, दैट इज डिप्रेशन। निम्नलिखित में से 1/1/1 माइनस सी में सी का क्या मतलब है? यहाँ पर सी का जो मतलब होता है वो होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दैट मीन्स MPC। निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा गलत है? केन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग का निर्भर है, बिल्कुल सही है। उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है, ये भी सही है। केन्स का रोजगार सिद्धांत न्यून मांग का सिद्धांत भी कहलाता है। और केन्स ने परिवर्तित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सिद्धांत, नहीं भाई, केन्स ने कहा था, ये JVC ने कहा था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, असत्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, व्यापार चक्र का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? व्यापार चक्र के अंतर्गत क्या होता है? अवस्फीतिक दशा उत्पन्न होती हैं, स्फीतिक दशा उत्पन्न होती हैं, ए और बी दोनों, दैट इज ए और बी दोनों। व्यापार चक्र में इन्फ्लेशनरी और डिप्रेशनरी कंडीशन दोनों ही जो है रेज हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 97, राजकोषीय घाटा बराबर है किसके? फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये तो नहीं होगा, गलत। प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान सही आंसर है, क्योंकि इन दोनों का टोटल जो होता है राजकोषीय घाटा होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राथमिक घाटा जो होता है, प्राथमिक घाटा इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो ऐसे में राजकोषीय घाटा निकालना है तो प्राथमिक घाटा और ब्याज को ऐड कर देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? व्यापार शेष में दृश्य मदें सम्मिलित होती हैं। व्यापार शेष में दृश्य मदें शामिल होती, व्यापार शेष में होती है, ये तो सही है। भुगतान शेष व्यापार शेष की तुलना में संकुचित अवधारणा नहीं, भुगतान शेष व्यापार शेष से बृहद है, क्योंकि भुगतान शेष में सब कुछ शामिल होता है, जो कि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें शामिल होती है, दैट मीन्स बी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? उत्पादन समान वक्र अक्ष के समानांतर होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। साधन असीमित होते हैं। दुर्लभता की समस्या चयन की समस्या, बिल्कुल, बाकी सब जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभता की समस्या के कारण ही चयन की समस्या का उत्पन्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन सा है? सीमांत अवसर लागत की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है MUX अपॉन MUY। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गए आपके सेक्शन ए का 100 क्वेश्चन। इसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, कोई सही 50 जो आपको आता हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में टोटल मिला के 30 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्नों की, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान में रखना इस बात को, 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें जो 15 आपको अच्छे लगते, इजी लगते, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी को लेफ्ट कर दीजिए। चलिए 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप आंसर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये नोट करके रख लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देनी है, दोनों की परिभाषा आपके सामने। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत एवं सूक्ष्म समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सामूहिक एवं बृहद समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्पादन के साधनों को अंकित किया जाता है। अंकित कीजिए, उत्पादन के साधनों के नाम बताना है। दैट मीन्स उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी।
क्वेश्चन नंबर 2, दो अदृश्य मदों के नाम बताइए। अदृश्य मदों के नाम लिखें, परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवा, जो भी आपको अच्छा लगता है उनके नाम दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश की संसाधनों और आर्थिक क्रियाओं पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पूंजीगत व्यय की विशेषताएं बताइए। पूंजीगत व्यय की विशेषता बताना कि सरकार के ऐसे व्यय जिससे या तो संपत्तियों का निर्माण होता है या फिर दायित्वों में कमी होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर उस उत्पाद की मात्रा को इंगित करती है जो एक उपभोक्ता दूसरे उत्पाद के संबंध में उपभोग करने के लिए तैयार है जब तक कि नया उत्पाद समान रूप से संतुष्टि पैदा कर रहा हो। ठीक है, आंसर आपके सामने है, नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर को हम आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं पर लगाया गया जबकि अप्रत्यक्ष कर आय पर लगाया जाता है। मध्यस्थ के माध्यम से इसका भुगतान किया जाता है। अप्रत्यक्ष करों की निगरानी का कार्य केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मांग के नियम की विवेचना कीजिए। यानी कि मांग के नियम का अर्थ बताना है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है, वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले दो तत्वों को बताइए। तो विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से? आयात और निर्यात में परिवर्तन का होना, बैंकिंग संबंधी प्रभाव का होना और सट्टा संबंधी प्रभाव होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं लिखिए। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? परिवर्तनशील अनुपात की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, स्थिर प्रतिफल की अवस्था और घटते प्रतिफल की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्व प्राप्तियों की परिभाषा दीजिए। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती है जिससे ना तो सरकार की संपत्तियों में कमी होती है और ना ही दायित्वों में वृद्धि होती है, राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु को सामान्य वस्तु कब माना जाता है? ध्यान में रखिएगा, वह वस्तु सामान्य वस्तु है जो उपभोक्ता की मांग और आय के बीच धनात्मक संबंध कहता है। यानी कि यदि वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय के साथ बढ़ती चली जाती है तो ऐसी वस्तु को हम सामान्य वस्तु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र यह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, कर की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अगर कर की विशेषताओं की बात करें, कर एक अनिवार्य भुगतान है, कर का भुगतान सरकार को किया जाता है, कर के बदले में कोई भी विशिष्ट सेवा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पादक संतुलन से क्या अभिप्राय है? यह क्या तात्पर्य है? उत्पादक उस समय संतुलन में होता है जब लाभ अधिकतम या हानि न्यूनतम होती है। ऐसा तब होता है जब MR = MC हो या फिर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता हुआ, चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो लाइक दिस। ये हो गया आपका MR और ये हो गया MC। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये होगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं किंतु उनकी किसी प्रकार का कार्य प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। दैट मीन्स बोलते हैं इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, उदासीनता वक्र किसे कहते हैं? उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दी हुई वस्तुओं से ऐसा संयोग बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है लाइक दिस। ये उदासीनता वक्र का ग्राफ होता है। सामूहिक मांग की परिभाषा दीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग के कुल योग को समग्र मांग यानी कि AD कहा जाता है। AD मतलब समग्र एग्रीगेट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 19, औसत आगम और सीमांत आगम के बीच संबंध को व्याख्या कीजिए। औसत आगम और सीमांत आगम यानी कि AR और MR दोनों की ही गणना कुल आगम द्वारा की जाती है। कैसे? अगर हम AR कैलकुलेट करेंगे तो AR = होता है TR/Q, जबकि अगर MR कैलकुलेट करेंगे MR = होता है TRN - TRN-1। ये दो फार्मूला। ठीक है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की इस दशा में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 20, अतिरिक्त मांग से क्या अभिप्राय है? ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु के बाजार मांग उस बाजार आपूर्ति से अधिक होती है जिससे उसका बाजार मूल्य बढ़ जाता है, इसे हम अतिरिक्त मांग कहते हैं। ऐसी स्थिति होती है
जहाँ पर AD ज़्यादा होता है और AS कम होता है उसे अतिरिक्त मांग की स्थिति कहेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 21, सकल निवेश एवं निवल निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। सकल और निवल में अंतर बताना है। सकल निवेश और निवल निवेश के अंतर इस प्रकार का है। सकल निवेश तत्व उस राशि से होता है जो किसी नई पूंजीगत वस्तु खरीद कर उस बच्चों के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, जबकि निवल निवेश सकल निवेश में मूल्यह्रास से सम्मिलित होता है। ध्यान में रखना, सकल निवेश में मूल्यह्रास जुड़ा हुआ रहता है, जबकि निवल निवेश में मूल्यह्रास जुड़ा हुआ नहीं रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की वस्तुओं क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म या व्यक्ति वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता उपलब्ध होते हैं। पूरे वस्तुओं में मूल्य और वस्तुएं एक समान, ठीक है ना, एक जैसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह समझाइए। इसमें केवल दो ही क्षेत्र होते हैं। परिवार उत्पादन क्षेत्र फर्म को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं सिवाय सेवाओं का उपभोग करता है। उत्पादक क्षेत्र वस्तु एवं सेवाओं को उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र उत्पादन के साधनों को प्रतिफल प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। वे वस्तुएं जो उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुएं बनाने के लिए खरीदी जाती हैं उन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, जबकि वे वस्तुएं जिनका सीधे उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है उन्हें हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सकल राष्ट्रीय आय की गणना में किन मदों को शामिल नहीं करते हैं? किन मदों को शामिल नहीं करते हैं? पुराने वस्तुओं के क्रय विक्रय के मूल्य को और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देश में कीमत स्तर को स्थिर रखना अर्थात मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन जैसी अर्थव्यवस्था को दूर करना केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखना, स्थिरतापूर्वक आर्थिक वृद्धि करना, देश में व्यापार के अनुकूल साख की मात्रा का उपलब्ध कराना आदि साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध बताइए। दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन द APC एंड APS। सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग ध्यान में रखिएगा हमेशा एक के बराबर होता है, यानी कि MPC प्लस MPS इक्वल टू ऑलवेज 1। इसका कारण ये है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में वृद्धि और उपभोग में वृद्धि के अनुपात को प्रकट करती है, जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में वृद्धि और बचत में वृद्धि के अनुपात को प्रकट करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अतिरिक्त मांग का कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अतिरिक्त मांग की स्थिति में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है, जिस कारण अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में बजट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बजट का प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, आय और संपत्ति का पुनः वितरण करना आदि। और भी कारक है, 2 नंबर में इतने बहुत है। विकास व्यय के 2 उदाहरण दीजिए। ऐसे व्यय जो विकास के लिए खर्च होते हैं। रेलवे पर व्यय, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर किया गया व्यय विकास व्यय के उदाहरण होते हैं। ये हो गए आपके 30 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 15 अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 8 में से 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने हैं। दिन में 8 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स के साथ लॉन्ग लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। ठीक है ना। आंसर आपके सामने, इसको रीड करना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉन्ग है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो आंसर मैं जल्दी से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? अभी मैंने बताया था कि ऐसी वैसा बाजार जहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता दे रखा है, क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, समरूप वस्तु, बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान का होना, कीमत का निर्धारण करना, बाजार में प्रवेश और निकासी का होना। ठीक है। और ये है 6 विक्रय लागत का होना। क्वेश्चन नंबर 32, बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर कीजिए। अंतर हमेशा बॉक्स बना के करिएगा, 2 साइड बना के, और आधा जरूर लिखिएगा, जिसमें सामान्य कीमत और बाजार कीमत पर अंतर देखिए मैंने बताया हुआ है। जैसे समय के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन और मूल्य निर्धारण के आधार पर, उत्पादन लागत, वस्तु की प्रकृति के आधार पर। ठीक है। और दशा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33, समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है। 4 प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से होते हैं?
परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व। इसमें से चारों को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए परिवार क्षेत्र के बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है। सरकार के कुछ निश्चित हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त करते हैं, और उत्पादक क्षेत्र हो गया, सरकारी क्षेत्र हो गया, और ये हो गया शेष विश्व। आपको इनके बारे में लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच के संबंध की विवेचना रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। आपको सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के बीच में संबंध बताना है। तो ध्यान रखिएगा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता संबंध को सबसे पहले पॉइंट वाइज आपको लिखना है, ठीक है ना। ये इसके रिलेशन है, और फिर उसके ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर। ये आपका ग्राफ है, ग्राफ बना दीजिए। तो ग्राफ बनाने से आपको मार्क्स जो है 100% मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियों का सचित्र वर्णन कीजिए। मांग की लोच का अर्थ और मांग लोच की श्रेणियाँ, ठीक है। सॉरी, ये 10 मार्क्स का नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मांग लोच कर दी। और मांग लोच कितनी प्रमुख श्रेणी होती है, 5। कौन कौन सा, सापेक्षता, लोचदार मांग। फिर उसका डायग्राम देखिए, यहाँ पर उसका डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम बनाना है आपको। सापेक्षता बेलोचदार मांग विद डायग्राम, सापेक्षता लोचदार मांग विद डायग्राम, ठीक है ना। कंप्लीट आंसर तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। पूर्णता लोचदार मांग, ठीक है, इस तरह से उसका डायग्राम बनेगा। और लास्ट है पूर्णता लोचदार मांग, जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये इसका मीनिंग है और साथ ही साथ ये इसका डायग्राम है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आय की गणना में किसी वस्तु की मूल्य को एक से अधिक बार जोड़ लिया जाता है ना, उसे हम दोहरी गणना कहते हैं। उसको दूर करने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल कर सकते हैं। देखिए ये अलग अलग दे रखा है, 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, सभी पॉइंट को आपको नोट करके रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय बैंक के अंतिम ऋणदाता के कार्य को स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय बैंक द्वारा अंतिम ऋणदाता के कार्य, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर मैंने दिया हुआ है। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है जो कि इतना सही नहीं है, ठीक है। तो इसके आंसर आप जो है स्क्रीनशॉट रखिए, और ये सभी इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर निर्धारण के मांग एवं पूर्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मांग और पूर्ति सिद्धांत की, तो विनिमय दर जो है का निर्धारण किसके द्वारा होता है, वस्तु विनिमय दर की मांग और विनिमय दर की पूर्ति के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये वाला ग्राफ बनाना जरूरी होगा। ग्राफ जब बना के देखिए, जहाँ पर देखिए ये एस विनिमय दर की पूर्ति को बताता है, और ये डी है विनिमय दर की किसको बताता है, मांग को बताता है, ठीक है। जिस बिंदु पर ये बराबर होगा उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम बोलेंगे क्या चीज़, संतुलन विनिमय दर, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको डायग्राम को, और डायग्राम को एक्सप्लेन करने पर आपको उसकी बाकी चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये कंप्लीट आंसर आपका हो जाता है कि 5 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, राइट। ये पूरे क्वेश्चन हो गए। इतना अटेम्प्ट करने से आपको लगभग आंसर पूरे मिल जाते हैं, वो मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा, आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल है ना, तो शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि इसी तरह के मैं आपको रिवीजन सीरीज भी प्रोवाइड करूँगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।